भारत के भविष्य निर्माताओं को मेरा नमन। मैं नरेंद्र सिंह राठौड़ आकाश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों जेई एडवांस 2022 का पेपर 2 मैथमेटिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या हमारी थॉट प्रोसेस रहनी चाहिए क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए, वो सीखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा रियल नंबर दे रखे हैं इंटरवल में और इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब क्या किया जा सकता था। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इंटरवल जो है ना ये पहले डिफाइन, मतलब अल्फा प्लस बीटा किस इंटरवल में और अल्फा माइनस बीटा किस इंटरवल में, पहले ये मैं पता कर लेता हूँ। तो देखिए 0 टू अल्फा 2π/4। ठीक है, अल्फा 0 से π/4 के बीच में है। बीटा जो है वो हमारा -π/4 से 0 के बीच में है और दोनों से अल्फा प्लस बीटा क्या इंटरवल में आ गया, ये इंटरवल में आ गया। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा ये जो किस इंटरवल में है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं इंटरवल देखूं तो अल्फा माइनस बीटा ये मैक्सिमम ये मिनिमम हो जाए तभी वो मैक्सिमाइज हो सकता है। तो π/4 माइनस π/4 तो π/2 हो गया। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम हो जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो गया 0। तो अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमको कुछ ऐसे देखने की जरूरत है नहीं किसी के लिए भी। और अल्फा प्लस बीटा जो है वो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे और दे रखी है एक बार वो भी मैं निकाल लेता हूँ उसकी बेसिस पे। क्या जो भी है अल्फा प्लस बीटा की मुझे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं निकाल लेता हूँ। ये दे रखा है, ये हम कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस तो वैसे भी फोर्थ और फर्स्ट में दोनों में ही पॉजिटिव है इसलिए वो भी कोई टेंशन की बात है नहीं। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3 और 9 - 1 √8 मीन्स 2√3 हो गई। इसके अलावा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा दे रखा है तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये कितना है जी 2/3। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये निकालना है। ये तो वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई इशू है नहीं। 3 9 -4 तो √5/3 ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन पे बात करता हूँ कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है। अब क्या क्या किया जा सकता था, या तो भाई मैं फर्स्ट और सेकंड का एक पेयर ले लेता, इस सब का पेयर लेता, इन दोनों का पेयर लेता तो क्या आता मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। तो ऐसे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आता तब तो कोई फायदा हो सकता था, या बीटा बीटा में भी सेम आता तो फायदा हो सकता था। अगर फर्स्ट और थर्ड का पेयर लूं तो कुछ हो सकता है क्या, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन ए कॉस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमको पता है तो कुछ चीज़ें ठीक डायरेक्शन में हमको लग रही है। और ऐसे ही अगर मैं सेकंड और फोर्थ का पेयर बना लूँ तो इसमें भी कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो सेम कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। तो यही हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड का मैं पेयर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा बोल देता हूँ। तो मैं आगे लैम्डा की वैल्यू निकाल रहा हूँगा। ठीक है, तो पहले तो ये जब मैं करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, जैसे मैं बात कर रहा था साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा और डिवाइड में आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन बीटा। तो पहले दोनों फर्स्ट और थर्ड इस पेयर को मैं उधर लिख लेता हूँ। तो हमारा आ गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, बीटा और इसको देख के 2 मल्टीप्लाई करना ऑब्वियस ही बात है, तो इसको भी हम डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो फर्स्ट और थर्ड का पेयर बन गया। अब क्या करते हैं, ऐसे इन दोनों को देख लेते हैं। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, सेम कॉस अल्फा अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, तो ये न्यूमरेटर में क्या आ गया हमारा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन ये हमारा आ गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा।
ठीक है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब और स्क्वायर और है इसके ऊपर, यही वैल्यू है हमारी लैम्डा, तो 2 तो बाहर आ ही गया, 2 ऑफ कॉस अल्फा, तो 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा कितना है हमारे पास 2/3, तो 2 का तो 4 हो गया, और ये 2/3 था, तो 2/3 मीन्स 4/9, 2/3 का स्क्वायर। आगे आगे सिचुएशन क्या बच रही है हमारे पास, 1 sin 2 बीटा प्लस 1 sin 2 अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम लेने से तो कुछ फायदा लग नहीं रहा, तो मैं इंडिविजुअली एक बार इनकी वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहां स्पेस छोड़ देता हूं ताकि मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊं। साइन 2 बीटा, अब देखा साइन 2 बीटा को मैंने क्या करा, साइन 2 बीटा को मैंने लिख लिया अब देखिए क्या ये साइन 2 बीटा है, साइन 2 बीटा है, तो फिर क्या हो गई सिचुएशन, वही साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है जी 1/3, कॉस बी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये कितना है √5/3, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है 2√2/3, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई, तो अब हमारे पास इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जा रहा है, 2/9 तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 माइनस √10 आ गया, ठीक है। और अब आप देखिए जब मैं साइन 2 अल्फा निकालूंगा, तो साइन 2 अल्फा निकालूंगा तो अंतर क्या है, कोई खास अंतर नहीं है, बस इतना सा ही तो फर्क पड़ना है, ये देखो साइन 2 अल्फा हो गया। अब अगर इतना सा ही फर्क पड़ना है तो फिर क्या दिक्कत की बात क्या है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देता हूँ, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2/9 1 प्लस √10, ठीक है। ये दोनों आगे हमारा काम हो गया है, तो अब देखिए ये 16/9 हो गया, इसका रेसिप्रोकल डालना है, 9/10 9/2 प्लस इसका भी रेसिप्रोकल 9/2 अपॉन 1 प्लस √10, और स्क्वायर और लगा हुआ है, 9/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो गया जी 16/9, 9/2 9 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, वो 81/4 हम कह सकते थे। और अब ये कितना हो गया जी, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई 1 माइनस √10 अपॉन 1 √10 प्लस 1 का स्क्वायर। और अब आप देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, और नीचे कितना बन जाएगा 1 माइनस 10 विच इज 9, तो ये हो क्या गया हमारा 16/9, 9 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ये ऊपर जाके 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ कितना आ गया 16/9। और मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 16/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जी 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। बाय द वे ये जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर आंसर सिंगल डिजिट 0 to 9 के बीच में ही देने हैं। अब इसके एनालिसिस को देख लेते हैं हम, क्या है, कितने बच्चों ने ये अनअटेम्प्टेड छोड़ा, 42%, 1% के आसपास जो है वो बच्चों का सही हुआ, और 56% बच्चों का गलत हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का ये गलत हो गया है क्वेश्चन। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो किस बेसिस पे हमने डिसाइड करा है, इजी मॉडरेट या डिफ़िकल्ट जो है वो मार्क्स की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे है कि कितने बच्चों ने ये गलत कर लिया,
कितने का सही हो गया, तो मार्क्स अगर ज़्यादा गए हैं तो इसका मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, लो कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा हाई कैलकुलेशन है नहीं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन किस चीज़ का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है कांस्टेंट की शायद वैल्यू निकालने के लिए। एक बार करते हैं। तो क्या है सिचुएशन, x dy इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू डी एक्स। बढ़िया है जी, वेरिएबल सेपरेट हो गए हमारे तो आराम से। तो dy y माइनस 4 और dx अपॉन x आराम से वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं। इसको मैं ये और कर देता हूं, वन बाय 4, ठीक है, और ये हमारा एज इट इज था ही dx बाय x। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1/4 ln y माइनस 4 और y, तो डिवाइड में मैं साथ के साथ ही ले आता हूँ इसको, मॉड लग गया, इक्वल टू ln x प्लस c। और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या दे रखा है ये कि x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू तो y की वैल्यू 2 डालते हैं, y की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2/2 1, तो ये 0 हो गया। 0 इक्वल टू वहां वैल्यू डाली तो 0 प्लस c, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई 0। c की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई है, आगे बढ़ लेते हैं। तो c की वैल्यू 0 आ गई है और देखिए ये 4 को मैं यहाँ पे भी मॉड लगा देते हैं, लगना ही चाहिए। तो ये अगर हमारा यहाँ 4 जाएगा तो log से log भी कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास y माइनस 4 अपॉन y का मॉड इक्वल टू मॉड x टू द पावर 4 हो गया है। अब ये हो गया है, मॉड भी हटा लेते हैं, तो ये हमारी सिचुएशन बन गई है 1 माइनस 4 बाय वाई इक्वल टू प्लस माइनस और जो है x की पावर 4। ये प्लस माइनस मैंने इधर वाले का उधर लगा दिया, ठीक है, वहां तो उधर तो मॉड का कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब मुझे सिचुएशन क्या देनी है, मुझे सिचुएशन क्या दे रखी है कि x की वैल्यू मुझे √2 दे रखी है और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की वैल्यू बता दीजिए। तो x की वैल्यू √2 मैं वहां डाल देता हूँ और x की वैल्यू मैं √2 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास प्लस माइनस 4, ये सिचुएशन हो गई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस प्लस 4, तो 4 बाय वाई इज 5 और माइनस 3, तो y की वैल्यू नेगेटिव वाली तो मेरे वैसे भी काम की नहीं है, तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू जो आ गई है वो 4/5 आ गई है। और मुझे बोला क्या है, मुझे बोला है कि इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं अगर इसको 10 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई करते आंसर हमारा कितना आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। वैसे वेरिएबल सीधे सीधे सेपरेट हो रहे थे तो ऐसी कोई दिक्कत की बात थी नहीं, इजी क्वेश्चन था और इस बार करेक्ट करने वाले ज़्यादा हैं लोग। तो ये इसका स्टैट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है इस इंटीग्रल की। और इंटीग्रल क्या है, क्या मुझे बाय पार्ट्स लगाना है, क्या इसको इंटीग्रेट करना है, एक बार देखते हैं। देखिए एक तो लॉग का बेस 2 है, यहाँ 2 की पावर में आ रहा है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 1/3 आ रहा है, तो कहीं ये इसका इन्वर्स फंक्शन तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। और आप देखिए हमने अगर इसको चेक करा तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगी जी 2 टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी ये, तो यही आ रहा है सिचुएशन। तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स है। लिमिट्स की बात कर लेते हैं, तो मैं अभी एक बार इस फंक्शन को ये वाले को जो है मैं fx कह देता हूं, तो ठीक है, और इसको a और इसको b कह देता हूं। तो a की वैल्यू 1 है, इस b की वैल्यू 2 है। और अब आप देखो f ऑफ 1 मैंने जैसे यहाँ 1 डाला तो ये कितना आ गया 2, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है log 2 बेस 2 1 f ऑफ a की वैल्यू, और f ऑफ b 2 डाला तो ये log 9 बेस 2, तो
तो ये एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी दे रखी है लिमिट, तो ये स्टैंडर्ड तरीका, स्टैंडर्ड चीज हो गई। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका तो जी सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा ये, बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए। बी दे रखा है, ए दे रखा है, एफ ऑफ ए दे रखा है, क्या दिक्कत की बात है जी, आसानी से काम हो गया। 2 log 9 बेस 2 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। और इससे इसका मुझे क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 8 से बड़ा है, तो ये 3.5 से बड़ा नहीं आने वाला। 11 के पास अगर वैल्यू होती तब 3.5 के आसपास आता, तो ये 3 के आसपास बना, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 2 जा 6 माइनस 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा जी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया जी, 5। देखते हैं क्या इसके स्टैट्स है। वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड। आगे देखते हैं। ज्यादातर लोगों ने अनअटेम्प्टेड रहा, ज्यादातर का क्यों, शायद देखते ही कि भाई कैसे इंटीग्रेट होगा, और करेक्ट भी कम ही करा है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको डिफिकल्ट रेट करा स्टैट्स के बेसिस पे, बट मेरे ख्याल से ये वैसे इजी ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन तो बहुत आसान थी ही। फिर एक और चीज दे रखी है हमको, एक इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन में क्या सिचुएशन है, ये इक्वेशन में एक बार दोबारा लिख देता हूं कुछ समझाने के लिए आपको। 16 टाइम्स बेस में 5 है माइनस ये तो जी x की पावर में है, और इक्वल टू में इसके वैल्यू है ये। ठीक है, दिख रहा है सीधा सीधा। अगर मैं बेस 5 का लॉग ले लूं, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, तो क्या आ गया, ये सारी जो पावर है ये आगे आ जाएगी। और मैंने साथ के साथ बार बार लॉग x बेस 5 दिखाई दे रहा है, तो मैंने लॉग x बेस 5 को थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया t। तो आप देखिए ये पूरी पावर आगे आ गई, तो सिचुएशन क्या बन गई, 16 t क्यूब माइनस 68 t इंटू में ये log x बेस 5 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया जी हमारा, ये हो गया अगेन t, और ये हो गया माइनस का 16। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई है t टू द पावर 4 के अंदर प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4t टू द पावर 4 17t स्क्वायर प्लस 4, ये बन गया। फैक्टर 16 आराम से सीधे सीधे फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो गया, दिस माइनस 4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया जी 4t स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और अब इससे मेरे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, या सीधा सीधा टी की वैल्यू ही लिखता जाता हूँ मैं। तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी जी, टी की वैल्यू, और वो टी भी किसकी वैल्यू है, लॉग एक्स बेस 5 की वैल्यू क्या क्या हो गई जी, ये टी स्क्वायर 4 है, तो ये 2 माइनस 2 हो गया, ये 1/4 है, तो हाफ और माइनस हाफ हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 स्क्वायर, 5 की पावर माइनस 2, 5 की पावर हाफ, 5 की पावर माइनस हाफ। मुझसे पूछा क्या है, मुझे बोला है कि ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो इन सब का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करने में हमारे पास कितना वैल्यू आ रही है, प्रोडक्ट करते ही हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन तो जी बिल्कुल इजी था। स्टैट्स अगर हम देखें तो क्या हो गया है, इस बार हुआ है, ज्यादा लोगों का सही हुआ है, इनकरेक्ट के कंपैरिजन में होना भी था, इजी क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट का क्वेश्चन है, और देखें तो एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, तो 1
ये ज़ीरो बन गया, यहाँ पे अगर ज़ीरो डाला तो ये ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो एक ख्याल तो ये आता है सीधा सीधा कि इस साइन स्क्वायर को तो मैं साइड कर देता हूँ एक एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक लिमिट हमने सेपरेट बातों बातों में ही कर ही ली। क्या, e टू द पावर एक्स क्यूब, और e टू द पावर एक्स क्यूब है, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक वन और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। क्यों जी, फॉर्मूला जैसा कुछ बनता लग रहा है, अभी दिख जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगी बात। वो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन जैसा कुछ मैं सोच रहा हूँ कि बन जाए, तो एक ऐड सब्ट्रैक्ट करने में वैसे भी कोई ऐसा इशू दिक्कत की बात है नहीं। ब्रैकेट का ख्याल रखें, कहीं साइन एक्स ब्रैकेट नहीं लगाया तो चीज़ें इधर उधर हो सकती है। तो मैंने, जैसे मैं कह रहा था, एक एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये जो हमारा, मैं यहीं दिखा देता हूँ, तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स जो है एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो, लिमिट सेपरेट करी की जा सकती थी कि हाँ जी आराम से हो सकती थी यहाँ पे, तो वो वैल्यू मैंने इसको वन कर दिया, तो इसलिए एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जैसा मैं कह रहा था कि कुछ काम की बात बनती लग रही है। क्या, इसको मैंने ये कर दिया सेपरेट, मतलब दिस इसके एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, और यहाँ मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ इसका, तो ये कितना हो जाएगा जी, वन माइनस वन प्लस एन एक्स प्लस आगे की टर्म की जरूरत है नहीं, तो क्योंकि क्यूब ही है नीचे। और अगर हम इधर की बात करें तो इसके अंदर क्या सिचुएशन होगी है जी, वही सेम मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, आगे की टर्म की जरूरत नहीं पड़ रही, बट एक माइनस वन यहाँ है, और एक्स क्यूब था, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और क्या किया उसके बाद, वैसे सबकी लिमिट मैंने सेपरेट कर ली, इसको अलग और उसको अलग कर सकते हैं कि हाँ जी कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत की बात है नहीं, जीरो बाय जीरो फॉर्मेट बन रहा है हमारा सबके अंदर। ठीक है, तो अब जब मैंने इस लिमिट को अलग से सेपरेट करूंगा, तो उसके बाद ये वैल्यू सिचुएशन क्या हो जाएगी, सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है ए टू दी पावर माइनस वन, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो है, मतलब एक्स क्यूब जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू सीधी सीधी हमारी क्या हो जाएगी, एल एन ई या वन। ठीक है, यहाँ आप देखिए इस वन ने वन को कैंसिल कर दिया, ये वन बाय थ्री, एक्स क्यूब सब में से कॉमन निकाल लूंगा तो नीचे एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी आगे वाली पावर्स की कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो ये कितना हो गया, वन बाय थ्री। और यहाँ क्या बात करते हैं, यहाँ देखिए एक इस वन ने इस वन को कैंसिल कर दिया, और बाकी सबके अंदर क्या है, सबके अंदर एक्स स्क्वायर जो है वो अपना कॉमन आ जाएगा, तो नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स को जीरो को अप्रोच कराएंगे तो काम बन जाएगा, तो माइनस वन बाय टू, और ये हमारा वन हमने इसको सेपरेट करके ये वन हो गया है, तो ये वैल्यू आ गई है, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई जी, वन माइनस वन बाय सिक्स, तो फाइव बाय सिक्स। वैल्यू क्या पूछी है, ये वैल्यू थी बीटा की, और मुझसे पूछा है सिक्स बीटा, तो इंटू सिक्स और करना है, तो इसको जैसे ही मैंने इंटू सिक्स करा, तो आंसर हमारा कितना आ गया जी, फाइव आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सिक्स्थ क्वेश्चन, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट इसका जीरो है इस वाली मैट्रिक्स का, और जो भी है नाइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब मैं देखिए क्या कर सकता था, पहले तो मैं एक बार इसका डिटर्मिनेंट लिख लेता हूं, ये वैल्यू दे रखी है जीरो। अब देखिए एक तो बात ये हो सकती थी कि स्टूडेंट सोचता कि सबकी पावर निकाल लेता हूँ, पावर फाइव सिक्स, तो जी बहुत भारी हो जाएगा मामला, अगर आपने ऐसे सबकी मल्टीप्लाई करके पावर निकाली। तो पहले तो डिटर्मिनेंट है, मैं सीधा सीधा थोड़ा सा कैलकुलेशन ये कॉमन निकाल लेता हूँ, तो हमारा ए टू दी पावर फाइव कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच रहा है जी, अंदर बच रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस वन, बीटा रियल नंबर है, और
ये हमने a की पावर 5 निकाला था, तो a बच जाएगा माइनस बीटा, ऐसे यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ इंटू आई और करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जी, इसकी तो चलो ठीक है, ये तो मैं डिटरमिनेंट a की पावर 5 कर दूंगा। इसका क्या कर सकता हूँ, या तो निकालूं वैल्यू, या फिर एक बार देखते हैं कुछ फैक्टर हो सके तो बढ़िया काम रहेगा। तो और लग भी रहा है, कैसे लग रहा है, देखो माइनस का बीटा ए प्लस का ए और माइनस का बीटा आई, काम बन गया। कैसे बन गया, देखो आप, ये क्या हो गया, ए मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ए माइनस बीटा, यहाँ बीटा नहीं बीटा आई लिखना चाहिए, और ये भी a माइनस बीटा आई, तो मतलब आई मैंने एक तरह से बाहर निकाल लिया, और सीधे सीधे हमारे इसके फैक्टर आ रहे हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए a टू दी पावर 5, डिटरमिनेंट a टू दी पावर 5, और ये a प्लस आई का डिटरमिनेंट बन गया, और एक बन गया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ये इक्वल टू 0। तो अब तीन चीज़ें 0 है, तो या तो डिटरमिनेंट a 0 होगा, या ये 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है। देख लेते हैं जी, डिटरमिनेंट a तो यही वैसे ही देख लेते हैं। डिटरमिनेंट a करूँगा, यहाँ इसमें 1 ऐड हो जाएगा, इस ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया जी, ये -1 हो गया। बाकी सब तो सेम टू सेम ही रहना है, ठीक है। और अगर बाकी सब सेम टू सेम रहना है, तो अब क्या कर लें, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिचुएशन क्या बन रही है, अच्छा कुछ एक आध कोई और 0 का जुगाड़ बन सकता है क्या जी, हाँ जी बन सकता है। कैसे, इन दोनों को जोड़ कर लेता हूँ, इसमें से इसको ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ये ऐड हुआ तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया 0, ठीक है, 2 - 2 0, और ये जो हमारा 1 - 1 था, तो ये भी क्या बन गया 0। समझ में आ रही है आपको बात। अब ओपन कर लेते हैं इस कॉलम के अलॉन्ग। अगर इस कॉलम के अलॉन्ग ओपन करूंगा तो आप देखो भाई, पहली बात तो ये फिर बीटा तो आ ही नहीं रहा, और वैसे भी ये नंबर 2 - 6 तो 0 नहीं आ रहा, तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 नहीं है। इसका मतलब वो वही होना है, सिचुएशन वही आना है, ठीक है। एक बार इसको क्लीन भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, और a माइनस बीटा आई, a माइनस बीटा आई मुझे निकालना है। a माइनस बीटा आई एक बार अगले स्लाइड में हम कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा, ये माइनस बीटा मैं इसमें यहाँ ऐड करता जाऊँगा, तो माइनस बीटा ऐड करूँगा, तो ये देखिए कॉलम वाइज मैं लिखता रहता हूँ, ये माइनस बीटा करूँगा तो ये 0 और ये सेम टू सेम रहने वाला है। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा जी, हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा एक तो 0, 2 और 3। मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, a माइनस बीटा आई के डिटरमिनेंट की, 0, 2, 3, यहाँ पे ये सेम, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस बीटा, और तो 0, 1 माइनस बीटा और 1, 0, 1 माइनस बीटा और 1, ठीक है। और क्या बन गया, माइनस बीटा करूँगा तो 1 - 2 और -2 माइनस बीटा, 1 - 2 -2 और माइनस बीटा, ये बन गया। अब ये इसका डिटरमिनेंट 0, पहली रो से ओपन कर लेता हूँ, तो ये सिचुएशन क्या आ गई जी हमारी, 2 - 3 इंटू 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये -1 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई जी, 1/3, और बीटा की वैल्यू मेरे पास 1/3 आ गई है। और पूछा क्या है, पूछा है 9 बीटा, तो 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया जी, 3। तो इसका आंसर कितना हो गया है, इसका आंसर 3 हो गया है, ठीक है। स्टैट्स देख लेते हैं इसके, स्टैट्स क्या है इसके, ज़्यादातर ने अनअटेम्प्टेड रखा, शायद हो सकता है ज़्यादा, और गलत भी काफ़ी लोगों को हुआ है, तो पावर के की वजह से याद हो सकता है कि a टू दी पावर 5 वगैरह निकालने लग गए हो, बट वैसे और इसी वजह से हमने इसको डिफिकल्ट कहा है। अगर आपने वो फैक्टराइज कर लिया, इस वो जो हमारा ये क्वाड्रेटिक थी, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो इसको अगर हमने फैक्टराइज कर लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं।
और अब ये हाइपरबोला, एक हाइपरबोला का अगला क्वेश्चन है, क्या कह रखा है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, फोकस दे रखे हैं इसके एस और एस वन, और एस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और आगे की बात हम एक बार पढ़ते हैं, पहले डायग्राम बना लेता हूँ इतने तक पढ़ के, ठीक है। तो मुझे क्या क्या दे रखा है, एक हाइपरबोला दे रखा है, और क्या कहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है S1, यहाँ S जो है वो यहाँ कहीं है, यहाँ इस पे कहीं कोई पॉइंट है P, और क्या बोला है, ये ज्वाइन करेंगे हम इसको ऐसे, यहाँ इसको नाम P दे देते हैं। तो ये एंगल जो है वो अल्फा दे रखा है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट द टेंजेंट एट P। तो पहले P पे क्या करता हूँ मैं, टेंजेंट बना लेता हूँ भाई। अब क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इसके टेंजेंट के पैरेलल है और S से पास हो रही है, तो मतलब ये सिचुएशन है, ठीक है। और आगे क्या कहा, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है S1P, इंटरसेक्ट कर रही है एट P1। तो इस स्ट्रेट लाइन को S1P, तो इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो ये P1 हो गया, ये यहाँ पे P1 पे कट कर रही है। आगे क्या हो गया, आगे इसने बोला कि लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो क्या कह रखा है, वो वैल्यू जो है उस परपेंडिकुलर की, ये जो है ये क्या है, ये हमारा डेल्टा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, डिस्टेंस ये हो गया, और बीटा कौन है, S1P। तो ये लेंथ S1P, ये लेंथ हो गई। और इसके बाद क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस। अच्छा एक चीज, एक अभी अल्फा मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा, तो देखो ये अल्फा था पूरा एंगल, और ये दोनों फोकस है, और ये किसी जनरल पॉइंट पे टेंजेंट है। तो ये तो प्रॉपर्टी है जी कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। इसी का अल्फा बाई टू हमको पता करने को बोला है। तो देखो एक तो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, हो सकता है ये मतलब ये भी एंगल जो है वो अल्फा बाई टू ही होगा, अगर मेरे कुछ काम आ पाए तो, ज़रूरत पड़े तो मुझे किसी का बीटा डेल्टा और किसी एंगल का मतलब किसी डिस्टेंस का बीटा या डेल्टा का साइन। तो अब देखो इसके अगर हम बात करें तो ये एंगल कुछ काम आ नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं इसका साइन निकालूंगा तो है नहीं। एक काम और करते हैं, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा, अब देखो इस ट्राइंगल में, ठीक है, चाहे कुछ नाम दे दो इसको A, तो मैं बोल रहा हूँ S1P और A के अंदर। तो इसके अंदर आप देखिए ये इसका कॉस होगा और यही तो साइन होगा, मतलब बीटा साइन अल्फा बाई टू, ये लेंथ होगी कि नहीं होगी, ठीक है जी। तो बीटा साइन अल्फा बाई टू, ये लेंथ हो गई बीटा साइन अल्फा बाई टू। तो एक तो मुझे ये लेंथ निकालनी है, और ये लेंथ इसका प्रोडक्ट, और ये लेंथ यहाँ से बोलूँ या यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये कितना हो गया, डेल्टा, ठीक है। अब क्या करना है जी, सीधी सीधी बात, मुझे इस लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। और ये तो जी स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं करना अब इसमें, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या देखो हाइपरबोला कि किसी भी टेंजेंट पे अगर मैं फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, फोका है दोनों, मतलब दोनों से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो अगर एक की लेंथ को P1 बोल दूं, एक की दूसरे की लेंथ P2 बोल दूं, तो P1 इंटू P2 कितना होता है, B स्क्वायर। तो ये दोनों के प्रोडक्ट मीन्स बीटा इंटू साइन अल्फा बाई टू इंटू डेल्टा, यही तो दोनों पर P1 इंटू P2 जिसको मैं कह रहा हूँ, दोनों का प्रोडक्ट, और वो क्या होता है B स्क्वायर, मतलब ये वाला नंबर। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, बी स्क्वायर मीन्स 64, और हमसे पूछा क्या है, दिस बाय 9, तो 9 से डिवाइड कर देता हूँ। और क्या बोला है, इसकी इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 7। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, बस आपने ज्योमेट्रिकली आप इसको समझ पाए तो ठीक है, अदरवाइज हो सकता है हम कैलकुलेशन में फंस जाएं, क्योंकि किसी के भी कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, बस S1 और S के दे रखे हैं इनडायरेक्टली। देखो ज़्यादातर बच्चों ने छोड़ दिया, 91% बच्चों ने कि हाँ जी पता नहीं क्या दे रखा है।
खाली आधे परसेंट से कम बच्चों का 0.4% बच्चों का सही हुआ है, ठीक है, और गलत 8% बच्चों का गलत हो गया, ठीक है, लगभग 16 गुना मैं कह सकता हूँ गलत हो गया। इस वजह से डिफिकल्ट था, बाकी कैलकुलेशन तो कुछ खास नहीं थी, बस ये है कि डायग्राम बनाओ, थोड़ा उसको एनालाइज करो। और एक देखो इन्होंने एक चीज में और फंसा रखा था, हम इसमें भी गलती कर सकते हैं क्या, एक जगह क्या दे रखा है S1P फिर SP1, तो S1P SP1, तो वो पढ़ने में गलती हो जाए तो फिर हम अलग चीज उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दो फंक्शन दे रखे हैं fx और gx, और मुझे एरिया पूछा है। एरिया पूछा है, कैसे निकाल, पहले ड्रॉ करते हैं इसको, क्या क्या सिचुएशन दे रखी है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो ये तो हमारा सीधा सीधा एक क्वाड्रेटिक या पैराबोला हम कह सकते हैं, पैराबोला है। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। दूसरा ये क्या है, -3/4 से 4, तो ऐसा है। और ये सिचुएशन क्या है, देखिए मॉड एक्स की बात करूँ तो मॉड एक्स ऐसा होगा, माइनस लगा दूं इसके आगे तो मॉड एक्स ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा और स्ट्रेच हो गया, और एक यूनिट फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, और ऊपर से इंटू 2 और हो गया। तो ऐसा करने से इसका ग्राफ किस तरह से बना, इतने तक ही, क्योंकि 3/4 के नीचे मैं, मतलब 3/4 एक्स की वैल्यू 3/4 के आगे नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट दे रखा है। 3/4 के आगे कैसा है, यदि कांस्टेंट इक्वल टू, मतलब ये इसी तरह का, इसी लाइन पे है, और वैसे मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने बोला क्या है, देखिए इसने बोला है कि मॉड एक्स की वैल्यू तो लेस देन 3/4 हो, तो मतलब इससे इसके बीच में बात करनी है, ठीक है। और क्या है, y की वैल्यू 0 के ऊपर ही होनी चाहिए, तो नीचे वैसे बात नहीं करनी। और एक चीज और बोला है कि fx और gx में जो मिनिमम होगा, इसकी जो अपर रेंज है वो हो गई। तो fx और gx में तो सबसे ऊपर वाली अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये कम हो गया, ये मिनिमम हो गया, तो अब हमारे लिए हमारा अपर बॉर्डर ये हो गया, ठीक है। और लोअर बॉर्डर हमारा ये एक्स एक्सिस है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है जी, ये एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। क्या कर सकता था, देखिए सिमेट्री है, तो मैंने क्या सोचा कि एक तो ये मैं अगर इसको नाम दे दूं A B C और D पॉइंट, तो मैं ये जो ABCD जो ट्रेपेजियम है, पैरेलल लाइन है दोनों, ठीक है, तो मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ। ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ, और इसका एरिया निकालने के बाद ये जो एरिया है इतना, ये मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। कौन सा, आप समझ रहे हैं, ये वाला। तो ये एरिया मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। और ये एरिया निकालना मेरे लिए ट्रेपेजियम का, उसमें तो कोई चैलेंज की बात है नहीं। तो एरिया पहले मैं ट्रेपेजियम का निकाल लेता हूँ, और उस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए और कुछ ये सबट्रैक्ट करने के, तो सबट्रैक्शन वाली कैलकुलेशन हम करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ एरिया, साथ साथ जो जो जरूरत पड़ेगी मुझे वो मैं कैलकुलेट करता रहूँगा। और मुझे इस एरिया निकालने के लिए, ये तो लेंथ पता है, अब ये लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। ये लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए इन दोनों के, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए इन दोनों लाइंस के, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। पहले एक तो ये कर्व हो गया, ये सॉरी लाइन नहीं, कर्व, इस कर्व का, और एक ये वाला कर्व का। और ये हमारी क्या हो जाएगी, 1 - 4 x ग्रेटर देन 0 पे, तो सीधा सीधा मॉड x की जगह x लिख सकता हूँ। तो ये 1 - 4x/3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/12, एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 - 4x/3। देखिए x ग्रेटर देन 0 पे मैंने इसको पॉजिटिव कर लिया, तो मैं पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूँ। यह इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से मैं ये x कोऑर्डिनेट इसका पता चल जाएगा, और y कोऑर्डिनेट भी पता कर लेंगे। और एक काम और साथ में यही बना लेता हूँ मैं, ये जो लाइन है जी, ये तो 5/12 था ही, तो ये जो लाइन है वो तो y = 5/2
12 हो ही गई है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सीधा 12 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस 12 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारा 24 और 24 और 8 तो 32x। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई जी, 12x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का 19 इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं जी? बिल्कुल हो सकते हैं, 38 6। ठीक है, तो ये हमारा इसके फैक्टर हो जाएंगे 38 और 6 के हिसाब से ये, और 2x माइनस 1 हो गया। हाँ जी, 12 हो गया, माइनस 19 हो गया, और क्या हो गया, 38 और 6 हो गया। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो x की वैल्यू, माइनस वाले मेरे को चाहिए भी नहीं, वो मुझे तो x ग्रेटर देन 0 पे बात कर रहा था, तो एक वैल्यू हाफ आ गई, तो माइनस वाला हमारे लिए काम का है नहीं। तो x की वैल्यू मेरे पास हाफ आ गई। x की वैल्यू हाफ आ गई तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास हाफ। x की वैल्यू हाफ है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं सिमेट्री से ये अगर मुझे कैलकुलेट भी करनी पड़ी तो ये माइनस हाफ ही आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हाफ है, y की वैल्यू और निकाल लेता हूँ मैं, और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ हाफ में अगर डालूंगा तो x की वैल्यू हाफ डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 1/4 प्लस 5/12। तो ये हो गया हमारा 8/12 या 2/3। तो ये हमारा आ गया y इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैं अब उस पर पहुंच जाता हूँ। मैं जैसे बात कर रहा था कि ये ABCD, इसका मैं एरिया निकाल लूँ तो इसका क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला सीधा, ये तो फॉर्मूला होता है हाफ, जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ का सम कर देता हूँ तो ये 3/4, तो ये 3/2 प्लस ये, तो ये हाफ था इतना, तो ये डबल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका सम और इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ट्रेपेजियम का सीधा सीधा फॉर्मूला, तो इनके बीच की डिस्टेंस, तो ये हाइट हो गई, और ये हाइट कितनी है हमारी, ये हाइट है हमारी 2/3। ऐसा करने से मैंने ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। देखिए अब मैंने क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है, जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है वो एक बार मैं आपको और इसमें शेड कर देता हूँ। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया जी देखिए सिंपल सी बात है, ये हमने, ये तो स्टैंडर्ड बात है, अपने एरिया जब पढ़ते हैं तब भी इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई कोई भी पैराबोला है, उस पैराबोला पे मैंने उसकी जो, ये एक तरह से कह सकते हैं कि डबल ऑर्डिनेट जो हो गई। ठीक है, तो ये वर्टेक्स पे जो टेंजेंट, इस वर्टेक्स पे टेंजेंट निकालो तो इससे जो ये रेक्टेंगल बनता है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये इस रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 होता है। इवन हमको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये 2/3 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, तो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया मैंने निकाला और इंटू 2/3 इसका कर दिया, 2/3 कर दिया, वो उतना एरिया मैं हटा देता हूँ, तो -2/3 इंटू रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है जी, आसान है, क्या है, ये हाइट, ये तो ये कितनी हो गई जी, 2/3 माइनस 5/12। ठीक है, और ये कितना है, अभी कैलकुलेट कर रहा था जी, ये कितना है, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अब तो आसान सी कैलकुलेशन है, 2/3 तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्या क्या चीज़ें बच गई मेरे पास, 1/2 इंटू ये कितना हो गया, 5/2 माइनस ये हमारे पास कितना हो गया, 4 8 3/12 या 1/4। ठीक है, तो 1/4 और ये है हमारा 5/4, तो 5/4 माइनस 1/4 जी 1 हो गया। तो ये इतना एरिया हमारा
कितना आ गया जी, एरिया आ गया 2/3। एरिया 2/3 आ गया। मुझसे पूछा क्या है, इस एरिया को इसने नाम दिया है जी अल्फा। कहाँ लिखा है, ये लिखा। तो ये अल्फा नाम दिया है, मुझे 9 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इंटू 9 कर दो। ठीक है, तो इंटू जैसे ही मैंने यहाँ इंटू 9 करा तो ये इंटू 9 करते ही ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई जी, 6 आ गई। 6 आ गई तो हो गया काम। अब देखिए जी, इंटीग्रेशन करना पड़ा, जी करना ही नहीं पड़ा, सब स्टैंडर्ड बातें थी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ट्रेपेजियम का एरिया निकाला। ठीक है, इंटीग्रेशन करके भी आपको करने की इच्छा होती तो वो भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए ये जो आगे क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारा 1 और मोर देन 1 करेक्ट सेक्शन शुरू होता है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो 1 और मोर देन 1 करेक्ट के होंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसके कुछ साइड्स और एंगल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और वैल्यू जो पूछी है वो भी साइड और वही एंगल से रिलेटेड कुछ है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि एक बार एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। हमको बोला है PQRS, कोई मैं ऐसे ही रेंडम बना रहा हूँ, PQRS नाम का कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और अब इसमें क्या दे रखा है, QR की लेंथ दे रखी है 1 दे रखी है। एक बार ये डायगोनल्स को भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। एंगल PQR 70 दे रखा है, QRS 70 दे रखा है। PQS पहले इसको मैं लिख देता हूँ 15, और PQR जो दे रखा था, PQR वो 70 दे रखा था, ये 15 हो गया। तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया हमारा 55। ठीक है, और PRS कितना है, 40 डिग्री दे रखा है। और QRS कितना है हमारा 70, तो इसका मतलब ये कितना हो गया जी, 30 डिग्री हो गया। और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये 40 लिख लिया। RPS ये है थीटा, PQ ये अल्फा हो गया, PS है बीटा। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन हम ट्रायंगल से, भाई ये देखिए ये हमारे पास 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 80, यहाँ से ये कितना हो गया हमारा 80, क्योंकि ये 70 30 100, तो इस वजह से ये हो गया 80। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन, एक और इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, देखिए ये 70 था, ये 55 था, तो इस ट्रायंगल SQR के अंदर ये कितना हो जाना चाहिए, ये भी 55 हो जाना चाहिए। और अगर ये 55 हो गया तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। SQR में बात कर रहा हूँ, तो ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास सारे मैंने एंगल निकाल लिए अल्फा अननोन या अननोन फॉर्मेट में, और सारी साइड्स निकाल ली है। ठीक है, अब देखते हैं जी, अब एक एक ट्रायंगल पे हम देखिए अगर फोकस करें, जैसे मैं ट्रायंगल बात करता हूँ किसकी, ट्रायंगल PQR की। इस PQR ट्रायंगल में मैं क्या करने वाला हूँ जी, मैं साइन रूल लगा लेता हूँ। ठीक है, साइन रूल लगाता हूँ, और इसके अंदर आप देखिए अल्फा अपॉन दिस एंगल, ये साइन 30 डिग्री, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन साइन 80 डिग्री। ठीक है, और दूसरे ट्रायंगल में जिसमें मुझे बीटा और थीटा को भी इन्वॉल्व करना है, तो अब दूसरे ट्रायंगल में क्या ले लेता हूँ, ट्रायंगल PRS। ये ट्रायंगल PRS में क्या सिचुएशन हो जाएगी, इसके अंदर फिर मैं साइन रूल लगाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा जी, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री। ठीक है, बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री। ठीक है, जो यहाँ से एक तो मुझे बीटा इंटू साइन थीटा चाहिए था, तो बीटा इंटू साइन थीटा भी मेरे पास तो आया तो है, तो बीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा ये कितना हो गया जी, साइन 40 डिग्री। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई है जी, साइन 30 ऊपर चले गया, और साइन 30 तो वैसे भी हाफ है, तो 1 अपॉन 2 साइन 80 डिग्री। मुझे वैल्यू किसकी पूछी है, इन दोनों का प्रोडक्ट और 4 से मल्टीप्लाई, वो तो कर ही देंगे।
तो अल्फा इंटू बीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई जी, साइन 40 डिग्री इंटू दिस नंबर, तो इंटू 2, और साइन 80 डिग्री, जो साइन 80 डिग्री है, साइन 80 डिग्री को क्या लिख देते हैं अपन, फिर एक और 2 साइन 40 डिग्री कॉस 40 डिग्री। ठीक है जी, साइन 40 डिग्री ने साइन 40 डिग्री को उड़ा दिया, तो मेरे पास ये जो वैल्यू आई, अच्छा और इंटू 4 पूछा था, तो ये जो 4 है मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, तो 4 साइन अल्फा साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है जी, सेक 40 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आई है, दिस इंटू 4 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेक 40 डिग्री आ गई। अब सेक 40 डिग्री ऐसे कोई हमको याद तो नहीं रहती, बट मुझे वैल्यू पूछी भी नहीं है, मुझे तो वैल्यू क्या पूछी है कि ये बोला है कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सेक, अगर मैं सेक एक्स या सेक थीटा का ग्राफ देखूं तो वो कुछ इसी तरह 0 पे 1 और कुछ इसी तरह 90 डिग्री तक रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा मैं एंगल बढ़ाता रहूंगा, एंगल जो है इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो यहां से सेक 40 डिग्री, इतना तो मैं श्योर हूं कि ये सेक 45 डिग्री से तो छोटा ही होगा, और इससे छोटा सेक 30 डिग्री, ये तो हो गई, और सेक 30 डिग्री ये कितना हो गया जी, 2/√3 सेक 45 √2। ठीक है, तो ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, ये 1 पॉइंट समथिंग हो ही जाएगा, तो कुछ 1+2 √2 के बीच में है, तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 1 से बड़ा और √2 इसके बीच में है, तो ऑब्वियसली बात है इस ये जो है उसका सबसेट ही है वो, तो ये भी करेक्ट हो गया। √2 से बड़ा, जी √2 से तो बड़ा नहीं है, तो ये गलत हो गया। 2 √2 से बड़ा, वो वैसे ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, ए और बी। क्वेश्चन में बस थोड़ा डायग्राम का बात थी, बाकी कैलकुलेशन तो कुछ ऐसा खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, अल्फा एक सीरीज टाइप का दे रखा है, अल्फा की बेसिस पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, तो पहला काम तो क्या करता हूं मैं, अल्फा ही निकाल लेता हूं, और फिर उस पे जी एक्स से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी हैं, तो अल्फा पहले, अल्फा कितना हो गया, साइन π/6 हाफ है, और 1 2 3 अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये 1/2 और 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 6 की वैल्यू पुट करते गए इनफाइनाइट तक है, जीपी स्टैंडर्ड सीरीज। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, a अपॉन 1 - r। ठीक है, और a अपॉन 1 - r, तो 1/4 माइनस 3/4, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई है, और ऐसा करने से हमारे पास जी एक्स जो है वो कितना हो गया है, जी एक्स हमारे पास हो गया है, जी एक्स मेरे पास हो गया 2⁻x/3 प्लस 2⁻1 - x/3। ठीक है, ये जी एक्स हो गया है। अब कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ चीज़ें पूछी है, तो निकाल लेते हैं। मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ जी, मैं तो इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x ln a, x का 1/3, ये कितना हो गया, वही a⁻x का a⁻x ln a, इसका -1/3। अब हमारा 1/3 ln 2 तो कॉमन आ गया, 1/3 ln 2 कॉमन आ गया, तो 1/3 ln 2 इंटू 2⁻x/3 माइनस 2⁻1 - x/3। ठीक है, ये मेरा जी डैश एक्स आ गया है। अब ये जी डैश एक्स कब जीरो होगा, तो वो करने के लिए अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट अगर मैं करूं, ये तो नॉन जीरो होगा ही, तो दिस, ये दोनों अगर नंबर बराबर हो जाए तभी ये जीरो हो जाएगा। तो अगर a⁻x a⁻y के इक्वल है, और a क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये दोनों नंबर इक्वल हो जाए, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई x/3 इक्वल टू 1 - x/3 हो जाए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास
1/2 आ गई है। ठीक है, तो 1/2 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब मैं इसका एक पैटर्न देख लूं, तो ये g डैश x 1/2, और देखिए ये 0 से 1 के बीच में ही है gx। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 1 के बीच में, इवन आप देखो 0 भी डालोगे तो भी इस g डैश x के साइन पे आप कमेंट आराम से कर सकते हैं। तो 0 से हाफ के बीच में ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई जी, नेगेटिव हो गई। और 1/2 से 1 के बीच में आप इवन 1 भी डालेंगे तो भी आइडिया लग जाएगा कि ये पॉजिटिव हो गई। तो ये हमारा जो gx है वो कुछ किस तरह का नंबर बन रहा है, ये gx हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ इसका gx का बन रहा है, जिसके अंदर हाफ पे ये कहीं 1/2 पे 1/2 पे ये वैल्यू कम आ रही होगी। अभी 0 पे मुझे नहीं पता 0 और 1 पे क्या क्या सिचुएशन है, तो मैं एक बार 0 पे वैल्यू डाल के देख लेता हूँ। तो अब हमारा g ऑफ 0 मैं यहाँ एक बार यहाँ साइड में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो g ऑफ 0 बस क्या है, इस फंक्शन में जो gx ही डालना है, 0 डालो, तो 0 डालते ही हमारा कितना हो गया, ये 1 + 2 टू दी पावर 1/3। g ऑफ 1 भी देख लेता हूँ तो पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों में कौन ज़्यादा है। ठीक है, ये 2 की पावर 1/3 और 1 डालते ही ये 0 तो 1 हो गया, तो ये हमारा 2 की पावर 1/3 + 1, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों, इसका मतलब दोनों की हाइट बराबर है। ठीक है, और एक मिनिमम वैल्यू हमारी आ रही है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है एक बार वो भी मैं निकाल लेता हूँ। g की पावर हाफ मुझे निकालनी है, तो g की पावर हाफ अगर मैं निकालूँ तो g की पावर हाफ हमारी यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ। तो g की पावर हाफ नहीं, सॉरी, g ऑफ हाफ। ठीक है, तो g ऑफ हाफ जो है वो हमारा कितना हो गया, 2 की पावर, यहाँ हाफ डालूंगा तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस यहाँ हाफ डालेंगे तो 1/2 1/6। ठीक है, तो 2 की पावर 1/6 विच इज 2 टाइम्स 2 की पावर 1/6, पावर 1 है तो ये कितना हो गया हमारा 2 की पावर 7/6। तो मिनिमम वैल्यू 2 की पावर 7/6 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसने क्या बोला, 2 की पावर 7/6 करेक्ट है। मैक्सिमम वैल्यू 1 + 2 की पावर 1/3 ये है। इसके बाद इसने क्या कहा, मैक्सिमम वैल्यू मोर देन 1 पॉइंट पे आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है, 0 और 1 पे आ रही है, ये भी करेक्ट हो गया। मिनिमम वैल्यू मोर देन 1 पे आ रही, नहीं, मिनिमम वैल्यू मोर देन 1 पे नहीं आ रही, मिनिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका ए, बी और सी। अब देखिए मैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए खाली अगर मिनिमम ही निकालनी होती तो मैं इसमें एम जीएम भी लगा सकता था, क्योंकि दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो एम ग्रेटर देन जीएम की इनइक्वालिटी लगाता तो भी हमारे पास हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये भी एक प्रोसेस, एक और मेथड ये हो सकता था। ठीक है, अब अगर इसका स्टैट अगर हम देख लें, इसके स्टैट्स, तो इसके स्टैटिस्टिक्स क्या दे रहे हैं जी, हमारे इसके स्टैट्स कह रहे हैं कि ये 5% ने सही करा, इतने लोगों ने गलत करा। क्वेश्चन इजी था जी, बिल्कुल इसके इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेशन ठीक है, मॉडरेट टाइप की कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, z बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट है। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, कि z एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड ये जो नंबर है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जो है वो इंटीजर है। ठीक है, ये हमको दे रखा है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, z मॉड z पे हमको कमेंट करना है। तो देखते हैं कैसे अपन इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमारे को दे रखा है, मैंने सबसे पहले क्या किया जी, z को मैं r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा ले लेता हूँ, और z r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा हो गया, तो z बार ये कितना हो गया जी, r ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, और मॉड z r ही तो मॉड z है। ठीक है, तो अब हमको ये भी दे रखा है कि ये जो भी क्वेश्चन है, ये जो भी एक्सप्रेशन है, ये किस तरह का है, ये है कुछ i1 प्लस आयोटा i2 टाइप का। क्यों, क्योंकि बोला है कि बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस आर इंटीजर्स, तो ये i1 और i2 दो इंटीजर हो गए। ठीक है, तो अब मैं यहां से अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये कितना हो गया जी, r स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, r स्क्वायर
और ये कितना हो गया 1/r² ई की पावर थीटा क्या 2 थीटा, तो इसको यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो ई की पावर 2 आयोटा थीटा। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये वाला इधर एज इट इज चल रहा है, मैं एलएचएस को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब ये हमारा कितना हो गया r² प्लस 1/r², और यहाँ से मैंने ये e की पावर -2 आयोटा थीटा, ये भी ऊपर लेके जाऊंगा तो e की पावर -2 आयोटा थीटा हो जाएगा, तो ये e की पावर आयोटा माइनस आयोटा 2 थीटा हो गया। और ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही थी जी, इसके इक्वल I1 प्लस आयोटा I2 के इक्वल। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ मॉड ले लिया। क्यों ले लिया जी, मुझे तो मॉड z पे ही कमेंट करना है, तो अगर मॉड लूंगा तो ये हमारे पास कितना आ गया जी r² प्लस 1/r² का मॉड, और इसका जो मॉड करूंगा तो e की पावर आयोटा अल्फा का मॉड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास, और ये कितना आ गया I1² प्लस I2² का रूट। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, एक बार पहले इसको हम लिख लेते हैं, और जब स्क्वायर करूंगा तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इस पे, और ये कितना बन जाएगा I1² प्लस I2²। और ये अब कितना हो गया जी r⁴ प्लस 1/r⁴ प्लस 2 इक्वल टू I1² प्लस I2²। ठीक है, r⁴ को अगर एलसीएम ले लें तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगी r⁸ प्लस 2 टाइम्स क्या 2 माइनस I1² माइनस I2² इंटू r⁴। इसको उधर लेके इस तरफ लेके आ चुका हूँ, और प्लस 1। अब ये हमारा जो है वो r⁴ की क्वाड्रेटिक है, तो r⁴ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला लगा देते हैं क्वाड्रेटिक वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ b, तो I1² प्लस I2² माइनस दिस प्लस माइनस रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू आ गई। अब देखो मुझे मॉड z निकालना है, मॉड z निकालना है, इसका मतलब r निकालना है, और r निकालना है। अब आप ऑप्शन देखो, सब पे पावर 1/4, तो इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ पावर रेज़ टू दी पावर 1/4 कर दूं तो ये जो नंबर है ये इस 1/4 पावर के जो अंदर जो नंबर है वो बनना चाहिए। अब एक एक ऑप्शन पे बात करते हैं। क्या देखिए, ये 43 प्लस दिस प्लस अपॉन दिस, ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, ये बननी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारा 43 बनना चाहिए। क्या ये बन सकता है, देख लेते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो I1² प्लस I2² क्या 45 हो सकता है, दो इंटीजर्स के स्क्वायर का सम हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। ये 9 हो जाए, ये 36 हो जाए, तो सम 45 आ जाएगा। उल्टा भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे इस पे, तो 9 और 36। अब लेकिन इससे देखूं कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये भी ये आ रही है क्या 9 इंटू 205 आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये वैल्यू 45 थी, 45 तो ये 43 बन गया, तो 43 का स्क्वायर माइनस 4, तो 1849 माइनस 4 1845 हो गया। और 1845 ये कुछ स्पेशल नहीं है, ये वही है जो आपको देखो 3 को आप अंदर लेके गए तो 9 इंटू 205, तो ये 9 इंटू 205 ही तो है। ठीक है, डिवाइड में 2 ही था, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन में बी और सी ऑप्शन में क्या है, डिवाइड बाय 4 हो रखा है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 4 हो रखा है, तो मुझे इस केस में अब क्या करना पड़ेगा, दोनों केस में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एक इसका मतलब इवन नंबर होना चाहिए। और अगर ये इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो इवन है ही नहीं, ये भी इवन नहीं है, तो इसका मतलब बी और सी ऑप्शन तो है हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब इस वाले के लिए मुझे जो है डिवाइड बाय 6 दे रखा है, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना
पड़ेगा। और अगर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ तो ये तो हो गया हमारा 3, यहाँ हो गया 3, ये हो गया 3। अब ये जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये 7 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। तो इसका सिंगल जो आंसर ए होगा। अब इसके एनालिसिस पे चलते हैं हम। एनालिसिस है, देखिए लगभग 71% बच्चे जो हैं उनका अनअटेम्प्टेड रहा, करेक्ट जो है वो काफी कम बच्चों का करेक्ट हुआ है। इनकरेक्ट जो है वो 26% के आसपास बच्चों का इनकरेक्ट हुआ है। तो इनकरेक्ट हुआ है, काफी बच्चों के ये मार्क्स लेके गया है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दे रखी है? अगले क्वेश्चन में मुझे एक सर्कल दे रखा है। सर्कल है जिसकी रेडियस आर दे रखी है और G1 G2 G3 Gn नाम के n सर्कल्स हैं। और ये जो सर्कल्स हैं ये सब सर्कल इस G को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और Gi और G ऑफ i+1 ये भी एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और Gn और G1 भी टच कर रहा है। तो मतलब एक बार डायग्राम बना लेते हैं तो ये क्या कह रहा है, तो उससे थोड़ा हमको आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद हमको पूछा क्या है, हमको कुछ चीज़ें पूछी है n की वैल्यू पे डिपेंडेंट। तो पहले डायग्राम बना लेता हूँ। तो एक हमारे पास एक सर्कल हो गया, ठीक है, इसको कुछ ऐसे G1 G2 और ये भी आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं G1 G2 इस तरह से कहता जाऊं तो ऐसे घूमते घूमते वापस ये हमारा Gn हो गया। और अगर ये Gn हो गया, ये G नाम का सर्कल था। तो अब देखिए अगर हम इसको देखें, इसकी रेडियस कैपिटल आर वो रखी है, और छोटे वाले जितने हैं G1 G2 G3 इनकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर दे रखी है। ये 90 हो ही जाएगा। तो अब आप देखिए ये सिचुएशन क्या है, एक एक सर्कल की अगर मैं बात कर लूं, हर एक सर्कल पे देखो मेरे पास ऐसे n सर्कल लगे हुए हैं, तो ये पूरा एंगल जो है ये तो 2 पाई एंगल होगा, ठीक है। तो एक सर्कल के अकाउंट में कितना एंगल आ रहा है, क्योंकि सबकी रेडियस बराबर है, ठीक है। देखिए मेंशन करा हुआ है ना, यहाँ मेंशन करा हुआ है कि इक्वल रेडियस है इन सबकी, ठीक है। तो हर एक सर्कल के अकाउंट में कितना एंगल आएगा जी, 2 पाई बाय n। पूरा 2 पाई था तो बाय n, तो इसका मतलब ये पूरा हो गया 2 पाई बाय n, और इसका ये आधा सर्कल कितना हो गया हमारा, पाई बाय n। तो इस डायग्राम को एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं। तो हमारा ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने राइट एंगल इस तरफ कर दिया, तो इस राइट एंगल को उसी तरफ से बना देते हैं, ठीक रहेगा आपके लिए भी। वैसे कोई फर्क, ये हमने बस डायग्राम हमने बड़ा बना लिया, ओके। तो ये हमारा एक r प्लस स्मॉल r है, और ये रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, और ये एंगल कितना है जी हमारा पाई बाय n है। ये एंगल पाई बाय n हो गया। तो अब यहाँ से अगर मैं साइन पाई बाय n की वैल्यू निकालूं, तो साइन पाई बाय n ये हमारा कितना आ गया जी, r अपॉन कैपिटल R प्लस r, ठीक है। इट मीन्स कोसेक पाई बाय n, कोसेक पाई बाय n हो गया r प्लस r अपॉन r, इसका मतलब 1 प्लस r अपॉन r। तो मेरे पास कोसेक पाई बाय n की वैल्यू आ गई। और मुझे देखिए अब इसमें पूछा क्या है, मुझे पूछा है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, इन्हीं के बारे में कुछ कुछ कमेंट पूछा है। और देखिए n की वैल्यू बदलते जा रहे हैं, तो एक चीज तो हम यहीं देख ले, तो ये है कि जी देखिए कोसेक का अगर मैं ग्राफ देखूं, ठीक है, 0 से 90 डिग्री में ही अगर मैं बात कर लूं, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ है हमारे पास कोसेक का।
तो जितना जितना मैं एंगल बढ़ाता जाऊंगा वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। और देखो एन मैं जितना बढ़ाऊंगा, एन जितना ज्यादा होगा एंगल उतना छोटा होगा। तो एंगल जितना और एंगल छोटा होगा तो इसका मतलब वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो कंक्लूजन अभी तक क्या निकला हमने यहां से, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एन ज्यादा तो एंगल छोटा और एंगल छोटा तो कॉसेक जो ये एंगल है वो वैल्यू बड़ी। तो एन ज्यादा तो इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा तो इसकी वैल्यू ज्यादा। तो जितना बड़ा एन वैल्यू उतनी ज्यादा आने वाली है। ठीक है, और अगर वैल्यू ज्यादा आने वाली है तो फिर क्या सिचुएशन हो जाएगी, एक एक ऑप्शन की बात करते रहते हैं। तो मैं पहले तो इसको देख लेता हूं, 1 प्लस कैपिटल आर अपॉन आर। तो एक बार n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए बात करूंगा तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, तो √2 बन जाएगा। तो दिस प्लस दिस की वैल्यू, तो r अपॉन आर की वैल्यू √2 माइनस 1 आ गई, और √2 माइनस 1 आ गई। और यहाँ में मेरे पास r अपॉन आर ये कह रहा है √2 माइनस 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो जी गलत है। ठीक है, पाई बाय 5, ठीक है, वैल्यू डालने की जब मैं एक बार 6 डाल के देख लेता हूं, क्योंकि मुझे तो कंपैरिजन ही करना है। तो यहां पे इसके अंदर मैंने n की वैल्यू 6 डाल के देखी, तो 6 डाल के देखी तो ये 6 डालने पे कितना हो जाएगा जी, हमारे पास 2 बन गया। तो r प्लस आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 5 की वैल्यू इस वैल्यू से कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो वो वाली वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए r अपॉन आर की। और इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि r अपॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब अगले वाले पे बात करते हैं। 8 दे रखा है और 12 दे रखा है। ठीक है, अब इसको क्या देखूं, देखो यहाँ ये तो वैसे ही सीधा सीधा सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, r अपॉन आर हमको पता है 8, तो ये वैल्यू इसने कहा है कि 0.4 मतलब 1.4 के आसपास बोलूँ तो ये 0.4 डॉट 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 कुछ नंबर है, तो ये उससे बड़ा है। और मुझे तो पता चल ही गया है जब इसी की वैल्यू 1 आ रही है r अपॉन आर की, तो इसकी वैल्यू तो इससे बड़ी ही होगी। ठीक है, तो r अपॉन आर जब 1 से बड़ा है तो इस नंबर से तो बड़ा होगा ही, तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, 12 की बात कर लेते हैं। पाई बाय 12 हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 12 के लिए बात करें तो ये हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 डालूंगा, 12 डालते ही हमारा ये वैल्यू बन जाएगी √3 माइनस 1 और ये 2√2। ये हमारे, और साथ साथ एक बार रेशनलाइज भी कर ही लेते हैं यार। इसकी वैल्यू चल रही है तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा देखिए ये हमारा 2 बन गया, एक √2 √3 प्लस 1, ये है 1 प्लस आर की वैल्यू, इससे कैंसिल हो गया। तो √2 टाइम्स √3 प्लस 1 माइनस 1, ये हमारे पास r अपॉन आर की वैल्यू आ रही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये मेरे पास इतना तो आ गया बट इसमें -1 दे रखा है, तो r अपॉन आर की वैल्यू ये है, इसमें -1 करता तब जाके ये वैल्यू बराबर होती। तो इसमें तो इस वैल्यू में एक तरह से 1 और ऐड कर रखा है, अगर 1 और ऐड कर रखा है तो ऑब्वियस ही बात है ये आंसर करेक्ट होना ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना आ गया, सी और डी, ये दोनों आंसर हमारे आ गए हैं। ज्योमेट्री इन्वॉल्व थी और कंपैरिजन हमको करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन के एक बार इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कितने ने गलत करा कितने ने सही करा वो देख ले। 3% के आसपास लोगों का सही हुआ है, 22% के आसपास गलत हुआ है। तो गलत वाले लोगों जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हमको कंपैरिजन करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। अगला वेक्टर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, कुछ डॉट पे और मैग्नीट्यूड पे कुछ कमेंट करवाया है।
ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 दे रखा है, b2 इंटू b3 पॉजिटिव दे रखा है, एक मैट्रिक्स और मुझे दे रखी है। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही निकाल लेता हूँ। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस b2 माइनस b3। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू 0 दे रखी है। तो मेरे पास ये जो वैल्यू हो गई b3 माइनस b2, b3 माइनस b2 की वैल्यू 3 हो गई है। और दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ मैं स्क्वायर और कर लेता हूँ। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ गया हमारा b3 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर माइनस 2b2 b3 इक्वल टू 9। ठीक है, b2 b3 वाले टर्म को मैं उस तरफ ले जाता हूँ और एक ऑब्जर्वेशन हमारे सामने यहां से आती है। क्या आती है जी, देखो मुझसे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कमेंट करवाया है और ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है क्या, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये बोल दो या ये बोल दो। तो अब ये जो इतनी इंफॉर्मेशन है ये क्या है, ये मेरे पास बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और 10 प्लस कुछ नंबर, ये जो नंबर है मेरे पास ऐड हो रहा है और क्वेश्चन में बोला है कि ये नंबर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब 10 से ये जो ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो 10 से ज्यादा है। तो अगर 10 से ज्यादा है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो √10 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। तो इससे क्या पता चला जी, हमारे पास सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ है। तो यहां तक अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है और बाकी वैल्यू के लिए पहले मैं इस पे ध्यान देता हूं। ठीक है, आप देखिए, मुझे अगर मैं इसको ऐसे मन में एक बार मल्टीप्लाई करके देखूं तो मेरे को दे क्या रखा है, C3 और B2 का मल्टीप्लिकेशन, C2 और B3 का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ करूं तो 1 और ये जो 1 है वो कुछ ये यहाँ पे 1 है और दिस इंटू दिस C1 B3, यहाँ C2 सीधा मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है और ये C1 B2। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो वैल्यू है वो C क्रॉस B से कुछ मिलता जुलता लग रहा है। एक बार करके देख लेता हूं, अगर मुझे C क्रॉस B निकालना होता तो क्या होता, ये हो गया C1 C2 C3 और काम कर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो मुझे ये दे रखा है। अब आप देखो अगर मैं इसको जो है कैलकुलेट करूं तो C2 B3 माइनस B2 C3 वही आ रहा है कि यहाँ पे, बिल्कुल वही आ रहा है। जैसे आपने जैसे मल्टीप्लाई करा तो ये सिचुएशन हमारे पास कितनी आ गई, C3 B2 माइनस का और C2 B3 B2 C3 वही आ रहा है। आप देखो जे कैप के जो हैं वो भी आप देखोगे तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, वही C1 B3 C3, तो वहाँ पे यहाँ पे भी C3 C1 B3, के कैप के वाले के साथ भी वही आ रहा है, दिस इनटू दिस। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो लेफ्ट वाला है ये कुछ C क्रॉस B टाइप का है। ठीक है, और राइट वाले पे अगर मैं ध्यान दूं तो 3 माइनस C1 1 माइनस C2 माइनस 1 माइनस C3, तो ये राइट वाला क्या बना हुआ है, राइट वाला जो है वो कुछ A वेक्टर माइनस C वेक्टर टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो इससे मुझे इंफॉर्मेशन आई क्या, हाँ जी बड़ी अच्छी बढ़िया इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास कि C क्रॉस B की जो वैल्यू है वो A वेक्टर माइनस C वेक्टर के इक्वल है। काम की चीज मेरे पास एक आ गई है। देखिए ये एक्सट्रैक्ट करना, ढंग से ऑब्जर्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वैसे हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आती फिर शायद हम सोच पाते, बट यहाँ सीधा हमने ये काम कर लिया है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या आ गई है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है कि C क्रॉस B की जो वैल्यू है वो A माइनस C के बराबर है। C क्रॉस B की वैल्यू A वेक्टर माइनस C वेक्टर के बराबर है। अब और क्या चीजें हैं इसके अंदर, अब मैं इसमें देख लेता हूं। मुझे पूछा है A के साथ डॉट B के साथ डॉट, मतलब A डॉट C B डॉट C। तो पहला काम तो क्या करता हूं मैं, यहाँ C वेक्टर के साथ डॉट ही कर लेता हूँ। और अगर मैं C वेक्टर के साथ डॉट करूंगा इसका तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और यहाँ C के साथ डॉट करा तो A डॉट C माइनस
सी डॉट सी या सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कह देता हूँ। तो मेरे पास ए डॉट सी इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है कि ए डॉट सी ज़ीरो, ऐसा दे रखा है इसने तो, और ए डॉट सी ज़ीरो आ रहा है क्या हमारा? ए डॉट सी ज़ीरो तो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब C1 C2 C3 जीरो हो गए, और अगर C1 C2 C3 जीरो हो गए तो इसका मतलब ये लेफ्ट वाला तो हमारा जीरो आ जाएगा, और इधर इसको जीरो करा तो 3 1 1 माइनस 1, इसका मतलब ये C1 C2 C3 सारे के सारे तो जीरो नहीं है, इसका मतलब A डॉट सी जीरो तो नहीं है। ठीक है, फिर सी के मैग्नीट्यूड पे कुछ कमेंट पूछा है, और सी के मैग्नीट्यूड पे अगर हम कमेंट की बात करें तो देखिए दिस डॉट दिस इनटू कुछ कॉस थीटा टाइप का नंबर होगा। तो अगर उस कॉस थीटा को हटा दूं तो क्या ये वैल्यू इससे बड़ी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक बात और समझ में आई कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमारा 9 + 1 का रूट, मतलब √11 है, √11 है, तो काम हो गया जी। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √11 से छोटा आना चाहिए। क्या ऐसा कुछ दे रखा है? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √11 से बड़ा छोटा आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब एक बी डॉट सी और निकालना है, तो बी डॉट सी और निकालना है तो मैं ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन अगर इस इक्वेशन को मैं बी के साथ और डॉट कर देता हूँ, बी के साथ, बी वेक्टर के साथ अगर मैं इसका डॉट करूंगा तो बी वेक्टर के साथ डॉट करते ये वैल्यू तो कितनी आ गई हमारी? 0। ये हमारा कितना हो गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हमारे पास बी डॉट सी जो है वो ए डॉट बी आ गया, और ए डॉट बी की वैल्यू मुझे 0 दे रखी थी, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो बी डॉट सी की वैल्यू 0 थी, है, बिल्कुल है जी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, सी और डी। ठीक है, अब इसका अगर हम स्टैट्स देखें तो उस पर ध्यान दे लेते हैं। 1% से कम बच्चों का सही हुआ है, लगभग 18 गुना बच्चों का गलत हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बात करी थी इस पे कि हमने जो यहाँ मेंशन करा है वो पार्शियल मार्किंग वाला जो स्टैट्स है वो मेंशन नहीं किया, जिनका गलत पूरा गलत हुआ या पूरा सही हुआ, इसीलिए इसका सम जो है वो 100 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट था कि जी 100%, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। वो जो मैट्रिक्स वाला था उसका ऑब्जर्वेशन भी जल्दी से नहीं दिखाई देता, वो टाइम बिल्कुल लगेगा, कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी कि हाँ जी इन्वॉल्व थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और उसके बाद इस जिसको सॉल्व करके लाएंगे तो उस पर कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ कमेंट पूछा है। डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx, तो ये तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता हूँ। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया जी? e की पावर इंटीग्रेशन 12 dx, इतना ही तो हो गया। तो ये कितना हो गया? e की पावर 12x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये हो गया, और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया है तो फिर हमारा जो y आना है, मतलब जिसको सॉल्यूशन आना है, वो कितना होगा जी? y इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये नंबर दिस इंटू इसका इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड तरीका है तो ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो इस इंटीग्रेशन में ये भी एक देखिए स्टैंडर्ड चीज आ रही है। कैसे? मैं एक बार कह देता हूँ, a को नाम 12 दे देता हूँ और b मैं π/12 को दे देता हूँ। तो मेरे पास लिखा हुआ क्या है जी? लिखा हुआ है मेरे पास e की पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन। तो e की पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन ये तो किया जा सकता है, मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका। तो ये कितना हो जाएगा जी? e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू बाय पार्ट से आ जाता है आराम से, ये a cos bx प्लस b sin bx
ठीक है, ए और बी मैंने यहाँ लिख रखा है, तो अभी ए और बी में चलने देता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख लूँगा। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये हमारे पास ये है ई की पावर ए एक्स ही तो है, और इस इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट और आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास e की पावर x को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारे पास e की पावर x को जब मैं मतलब कॉमन निकाल लेता हूँ, और उस कॉमन निकालने से पहले एक c की वैल्यू और निकाल लेता हूँ, और c की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है जी, क्या है, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 0 है, तो ये 0 डाला तो ये भी ख़त्म, और यहाँ मैंने 0 डाला तो ये मेरे पास 0 डालते ही 1/a² प्लस b², ठीक है, और cos 0 तो ये हमारा a बन गया, और ये e हो गया। ठीक है, तो मेरे पास जो c की वैल्यू आई है, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई -a/a² प्लस b²। ठीक है, तो c की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन गई है ये e की पावर x मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो y इक्वल टू 1/a² प्लस b², a cos bx प्लस b sin bx माइनस एक नंबर। एक चीज़ का भी ध्यान रखना बाकी है, मैंने e की पावर x कॉमन निकाला था, तो यहाँ इनटू में e की पावर -ax और आ जाएगा, ये बॉर्डर में हटा देता हूँ ताकि दिख पाए आपको, तो ये e की पावर -ax और आ गया, ये मेरे पास फंक्शन बन गया। अब पूछा क्या है जी, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या, ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, इंक्रीजिंग है क्या जी, नहीं है, क्योंकि ये भी तो कुछ ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग है क्या जी, नहीं है, क्योंकि ये तो भाई वैल्यू बदल ही रहा होगा। ठीक है, तो मतलब कुछ इसमें ऐड हो रहा है, ये खाली इतना ही नहीं है, कुछ इसमें ऐड भी हो रहा है, वो भी करते हैं हम बात। पीरियोडिक है क्या, तो एक्चुअली सिचुएशन क्या बन रही है, कुछ ऐसे टाइप का बन रहा होगा, ये ऐसे 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 इस तरह का कुछ फंक्शन बन रहा है, तो पीरियोडिक एक इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है कि जी नहीं। ठीक है, और क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट लाइन y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट द कर्व दिस एट इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई लाइन ऐसी हो सकती है कि जिसको बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करे, आगे भी ऐसे बढ़ रहा होगा कुछ, तो जी हाँ हो सकती है लाइन बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करे, और वैसे भी 3 गलत हो गए तो एक तो सही होना ही है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया जी, सी ओनली। अब इसका हम डेटा एनालाइज कर लेते हैं कि क्या इसका डेटा रहा है। 50% के आसपास ने छोड़ दिया, 7% का गलत। क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या, हाँ जी, ये एनालाइज करने में, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये एनालाइज करने में कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वो सब जो बातें हैं वो एनालाइज करने में बड़ा टाइम जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है 4 बॉक्स हैं और कुछ कुछ चीज़ें दे रखी है, मतलब PNC का क्वेश्चन है ये। क्या अपन इसमें कर सकते हैं, पहले तो 4 बॉक्स है और इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, 3 रेड 2 ब्लू इस पे है, ऐसे ही 3 रेड 2 ब्लू इसमें है, और ऐसे ही चारों में ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, अब क्या कहा, 10 बॉल इसने निकाली, 10 बॉल निकाली है चारों बॉक्स से सो दैट फ्रॉम ईच बॉक्स एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ब्लू, मतलब हर बॉक्स से 2 तो निकालनी है और 1 रेड और 1 ब्लू निकालनी है। तो इसका मतलब अब सिचुएशन क्या हो सकती थी, वही सिचुएशन यही तो हो सकती थी कि मैं 10 में से सब में से 2 और 2 निकाल लूं, और अगर 2 निकालूंगा तो अब एक्स्ट्रा जो 2 बच रही हैं वो कैसे कर सकता था, या तो एक ही में से 2 निकाल लूं तो यहाँ 4 हो जाएगा, या फिर 1 + 1 कर दूं तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो अगर एक ही में से 2 निकाली तो ये सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, और मतलब एक
जो एक्स्ट्रा 2 थी वो 2 में से एक साथ निकाली, और अदरवाइज ये सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसी पे काम करना है। 4 निकालनी है बॉल। अब इसमें सिचुएशन क्या हो सकती थी, या तो ये हो सकता था यहाँ पे कि मैं 3 रेड 1 ब्लू निकाल लेता, या फिर इसके अंदर ये हो सकता था कि मैं 2 रेड और 2 ब्लू निकाल सकता था। और कोई सिचुएशन हो सकती है क्या, जी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 तो ब्लू है ही नहीं, तो 1 3 हो नहीं सकता। ठीक है, और ऐसे ही, और इस केस में तो सब में 1 रेड 1 ब्लू ही निकालनी है, तो इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। और अगर 3 वाले में भी अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता था, 3 वाले में या तो मैं ऐसे निकालता कि 1 रेड 2 ब्लू निकाल लेता, या फिर 2 रेड 1 ब्लू निकाल लेता। और कोई सिचुएशन हो सकती है क्या, ऐसी हो नहीं सकती कि भाई तीनों के तीनों एक ही रेड निकालने हैं, क्योंकि एक तो ब्लू निकालनी है। इस 3 में भी ये हो जाएगा, बाकी 2 2 में तो 1 1 निकालनी है। तो अब अपन जो पॉसिबिलिटी थी वो सब हमने लिख ली है, बस कैलकुलेट करते जाते हैं। अब 4 निकालनी है। अब 4 भी कौन से बॉक्स से 4 निकालूं, तो सबसे पहला काम क्या कर लूं मैं, सबसे पहले 4 में से एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया जिसमें से मुझे 4 बॉल निकालनी है। अब क्या करें, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, रेड 3 रेड में से 3 निकालनी है, ब्लू 2 ब्लू में से 1 ब्लू निकालनी है। या तो ये करना है, या फिर क्या करना है, 3 रेड में से 2 ब्लू, 3 रेड में से 2 रेड और 2 ब्लू में से 2 ब्लू निकालनी है। अभी तो इसी 4 रेड ही निकाल, 4 इस 4 ही निकाली हमने। अब क्या सिचुएशन है, अब ये और है हमारे को 2 2 और निकालनी है। तो इसमें तो सीधा सीधा काम है कि 3 में से 1 निकाल लूँ, 2 में से 1 निकाल लूँ, और ऐसा काम हमको 3 बार करना है, तो इंटू क्यूब हो जाएगा, मतलब पावर 3 हो जाएगी। इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस करे तो क्यूब हो जाएगा। ये हो गया काम। या फिर अब ये वाले केस पे चले जाऊं। अब इसके अंदर क्या है, 3 किस में से निकालूं, 2 बार 3 है, तो पहले तो मैंने क्या करा कि 4 में से 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए। बॉक्स सेलेक्ट करने में से कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब ये क्या है, 3 रेड में से 1 रेड निकालनी है, 3 में से 1 ब्लू, 2 ब्लू में से 2 ब्लू निकालनी है, 2 ब्लू निकालनी है। ठीक है, या तो ये हो या फिर ये हो, 2 रेड, तो 3 में से 2 रेड निकालू, ब्लू 2 ब्लू में से 1 ब्लू निकालू। ठीक है, और ऐसा इधर भी करना है और इधर भी करना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 2 2 वाले में क्या है, वही 3c1 2c1 और इसका स्क्वायर, तो 3c1 इंटू 2c1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 जा 6, तो 6 का क्यूब, और देखिए 4c2 ये 6 है और ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये और ये 6 क्यूब हो गए। तो मैंने पहला काम तो क्या करा, 6 क्यूब दोनों में से बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और अब ये कितना हो गया, 4 इंटू, ये हमारे पास सिचुएशन है, ये हमारे पास सिचुएशन है 1, तो 2 प्लस 3 ये हो गया, प्लस उस वाले ब्रैकेट पे बात करूं तो ये कितना हो गया, 3 ये 3 और ये 2, 3 प्लस 6 बन गया ये, और इसका स्क्वायर और है। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन हो गई। तो अब यहाँ से ये हमारा कितना हो गया, 5 4 20, ये बाहर 6 क्यूब 216 हो ही गया, इनटू ये सिचुएशन हमारे पास है 20 प्लस 81 है ना, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया हमारा 216 इंटू 101, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21,816। और ऐसे भी नहीं कि कोई वैल्यू आसपास भी है, तो ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है भी नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया, ए ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और उससे पहले इसका एनालिसिस और देख लेते हैं। एनालिसिस क्या कह रहा है, एनालिसिस है कितने सही है कितने गलत है वो सब दिख ही रहा है, मॉडरेट है, कैलकुलेशन तो कुछ खास थी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, m की पावर 2022 था तो वो
इसने नंबर भी यहाँ लगा दिया है। क्या कर सकते थे, एक बात तो ये आती है कि जी कुछ एम स्क्वायर एम क्यूब एम की पावर 4 निकाल के देखें कुछ पैटर्न बन सकता है क्या। हाँ जी, सोचा जा सकता है वैसा, बट मैं एक दूसरा काम यहाँ करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इस एम मैट्रिक्स को, और ये आपके किसी दूसरे क्वेश्चन में भी काम आ सकता है ये कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने इस एम जो मैट्रिक्स है उसको दिस प्लस जो बैलेंस कर रहा हूँ मैं, भाई 5/2 हो गया, ये यहाँ 3/2, ये -3/2 और ये यहाँ -3/2, क्योंकि माइनस हाफ बन जाएगा। ऐसा लिख लिया। इस मैट्रिक्स को मैं आई कह दे रहा हूँ और इस मैट्रिक्स को कुछ मैं बी कह दे रहा हूँ। पहले तो आप ये देखो कि पहले ऐसा इसको लिख भी सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ठीक है, आराम से ऐड करके देख लो, आराम से आपको दिखाई दे जाएगा कि ये सिचुएशन ऐसी बन रही है। ठीक है, अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ, देखिए अगर मैं इस b को बोल दूं नंबर, वैसे यहाँ 3/2 की जगह सारे 3/2 के कुछ और भी होता तो भी आपको लॉजिक समझ में आ जाता। देखिए क्या है कहानी, मैं b को अगर ये कहूं, कुछ भी a नाम दे देता हूं इस नंबर को, तो a माइनस ए और मैं b स्क्वायर निकालना चाह रहा हूं, तो b स्क्वायर निकालूंगा। अब आप देखो दिस इंटू दिस करोगे, दिस माइनस दिस 0, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 आ गया, इसका इसके साथ क्रॉस करा माइनस माइनस 0, तो बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गई। फायदा क्या हुआ जी, बहुत फायदा हो गया। कैसे, इसका मतलब बी स्क्वायर और इसकी आगे सारी पावर जो है वो तो नल मैट्रिक्स हो जाएंगे, तो आगे की पावर मेरे कुछ काम की नहीं बचेगी, जब क्योंकि मुझे m नहीं, m की पावर जो भी पूछा है 2022 या जो भी नंबर देता, तो कुछ और भी देता तो हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको आगे भी ये क्वेश्चंस में किसी दूसरे क्वेश्चन में, अभी यहां नहीं तो कहीं और आपको मदद मिल जाएगी। तो जब मैंने इसकी पावर 2022 कर दिया, तो जब मैं एक्सपेंड करूंगा इसको, तो ये क्या बनेगा, आई की पावर, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, कितने भी पावर लगा लें तो ये आई बन जाएगा, प्लस इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं 2022 इंटू बी, और आगे प्लस के आगे के जो भी बी की पावर 2 या उससे आगे की पावर आएंगी तो वो सब क्या हो गई 0, तो वो खत्म हो गया। अब करना क्या है जी, अब तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 क्या है, ये वाला सेम टू सेम, और आपने जो है 2 से डिवाइड करा तो ये 1011 बन गया, तो ये कितना बन गया 3033 3033, ये भी वही 3033 माइनस का, इन दोनों में 1 ऐड कर लेते हैं, इसमें कुछ ऐड करना नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये गलत, ये सीधा सीधा, ये भी, ये जो है ये तो वैसे ही नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, ये सीधा सीधा हमारा आ गया, इसमें 1 ऐड करा 3034, ये 3032, ये दोनों नंबर सेम टू सेम है, सीधा इसका आंसर आ गया। तो अगर आपने वो देख लिया तो काम बहुत आसान हो जाता है, अगर आपने बी के स्क्वायर को नल कैलकुलेट कर लिया है तो। डेटा की बात कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन था, ऐसे कोई टेंशन की बात थी नहीं, और आपको भी दिख रहा है देखो ज़्यादातर बच्चों का सही हुआ है। ठीक है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था नहीं। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं और उसमें कुछ बॉल्स दे रखी हैं, बॉल का जो भी काउंट है अभी उस पर कर लेंगे हम बात, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। बोला है कि बॉल है वो हमने सबसे पहले क्या करा, बॉक्स 1 में से निकाली, और इसको क्या कहा, बॉल बी अगर रेड हुई तो मैं बॉक्स 2 में से निकालूंगा, ब्लू हुई तो बॉल जो है एक बॉल किस में से निकालूंगा, बॉक्स 3 में से निकालूंगा, और बी अगर ग्रीन हुई तो बॉक्स 4 में से निकालूंगा। तो सबसे पहला तो मैं काम अभी इतना ही करते हैं, पहले काम क्या कर लेता हूं कि बैग वन में से मैं कर क्या सकता था, मैं निकाल सकता था रेड बॉल निकाल सकता था, मैं निकाल सकता था ब्लू बॉल, मैं निकाल सकता था ग्रीन बॉल। ठीक है, अगर रेड बॉल निकली तो क्वेश्चन ने कहा है कि हम B2 बॉक्स में से बॉल निकालेंगे, यही लिखा है
रेड हुई तो B2 में से निकालेंगे, अगर बी जो बॉल निकाली है मतलब बॉक्स 1 में से जो बॉल निकाली है अगर ब्लू हुई तो मैं बॉक्स 3 में से बॉल निकालूंगा, और अगर ग्रीन निकली तो मैं बॉक्स 4 में से बॉल निकालूंगा। अभी तक ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है। और आगे क्या कहा है जी, आगे इसने ये भी कहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट, एक बॉल जो है वो वाइट हो, गिवन दैट द इवेंट एट लीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, एट लीस्ट वन चूजन बॉल इज ग्रीन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। मैं इतना ये जो है इसको क्या कह देता हूं, इसको मैं ए इवेंट बोल देता हूं, और दूसरा ये जो इवेंट है इसको मैं बी इवेंट बोल देता हूं। ठीक है, इसको क्या मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया इवेंट ए और इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, और मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा गया है P ऑफ ए गिवन बी। तो ये तो सीधा सा फॉर्मूला है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और बी इवेंट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक ग्रीन, एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल तो निकले। और अब देखिए ग्रीन इसमें भी है, इसके अंदर भी है, यहां पे भी है, सब में ग्रीन कलर की बॉल तो है, बाकी तो कलर अलग अलग है बट ग्रीन कलर की बॉल सब में है। तो ग्रीन कलर की बॉल कहीं से भी निकल सकती थी। यहां रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई जी, 8/16। ठीक है, और यहां ये हमारे कितने हो गए, 48। तो रेड कलर की बॉल, रेड नहीं सॉरी ब्लू कलर की बॉल निकलने की अच्छा इसके अंदर ब्लू कलर की बॉल, इसके अंदर तो अभी 3/16 ही है, और यहाँ पे ग्रीन कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/16 ही है। आगे वाले में अपन बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो अब अगर ये रेड निकल गई तो बॉक्स 2 में से ग्रीन निकल सकता है क्या, हाँ जी निकल सकता है। और बॉक्स 2 में ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई है 15 अपॉन इसका टोटल, मतलब 15/48। ठीक है, बैग 3 में से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी, बैग 3 में से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल कितनी हो गई जी, 16 बॉल है उसमें से 12 ग्रीन है। इसमें से ग्रीन निकालने की जरूरत जी मुझे है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ये एटलीस्ट एक ग्रीन तो निकल गई। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां आप गलती कर सकते हैं। क्या होता है कि एटलीस्ट वन वाली बात पे ध्यान रह जाता है, ये भूल जाते हैं और फिर हम ग्रीन, तो इसमें से भी ग्रीन निकालने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें एटलीस्ट एक ग्रीन तो निकलेगी, तो आगे कुछ भी निकले एक ग्रीन तो निकल ही चुकी है, तो इसमें से मुझे ग्रीन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की। तो ए गिवन बी, पहले मैं डिनोमिनेटर निकाल लेता हूं, मतलब जो मैं पीबी निकाल रहा था, तो पीबी क्या हो गया, ग्रीन बॉल निकले तो ग्रीन बॉल एटलीस्ट निकले, तो ये वाले ब्रांच ये वाला काम हो, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी हो एंड उसके बाद ये भी हो, दिस इनटू दिस, प्लस ग्रीन निकले तो ये कितना हो जाएगा 3/16 इंटू 12/16, प्लस इधर से ग्रीन निकले तो ये कितना हो गया जी 5/16 इंटू, तो 1 है ही, चाहे करो चाहे ना करो, तो ये बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मुझे ऊपर क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए कौन था, वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट। अब आप देखो इसमें वाइट, इसमें वाइट और इसमें, इन पहले 3 में वाइट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें से वाइट बॉल निकालो, और इसके अंदर वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टोटल ये कितनी बॉल हैं 32 है, और वाइट कितनी है फेवर में इसके 6 है, तो 6/32 वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि वाइट बॉल निकले, और वाइट बॉल निकले कैसे निकल सकती है, पहले ग्रीन निकले बॉक्स 1 से और उसके बाद ये हो, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आ गई 5/16
इंटू 6/32 और हमने इसको बस आराम से अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/52। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हुआ जी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं, क्या दे रखा है, क्या स्टैट्स है। तो अगर हम देखें इसके अंदर बच्चों, तो 51% का अनअटेम्प्टेड था, करेक्ट कुछ का हो गया, ज़्यादातर बच्चों का करेक्ट के कंपैरिजन में गलत हुआ है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था कि हाँ जी, और इसमें एक एरर तो होने के चांसेस काफ़ी थे कि आपने ये इधर से भी ग्रीन निकाल देते। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज के बाद कुछ चीजें दे रखी है। अच्छा, ऑप्शन जो है वो लॉग में दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या चीज, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो अब देखिए, एक ऑब्जर्वेशन हम देखें तो सब में उस n को छोड़ देता हूँ, बाकी -3n² + 3n² -3 माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये लास्ट में क्या है, लास्ट वाले पैटर्न को भी एक बार यहीं डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये कितने पैटर्न दे रखे हैं। तो अब देखिए, ये 4, 8, 12, तो 4 Rn टाइप का कुछ नंबर है। ठीक है, 4 का मल्टीपल इंटू n, और 3n², तो एक 3n² अगर इसमें हुआ तो इसका मतलब 4n² और अलग होगा। तो इसका मतलब ये कुछ 4n इंटू n प्लस n² कुछ इस तरह का बना होगा। n क्या, 3n²। तो इसका मतलब यहाँ ये n टर्म्स दिखाई हमको देते हैं, इतना हमको बात समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसके अंदर n टर्म्स दे रखे, उस प्लस n को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि -3n² और +3n² और दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें सबसे पहला काम ये करता हूं कि ये जो हमारा fn है, ये n जो है ना, ये एक एक हर टर्म को बांट देता हूं। ठीक है, मतलब इसको +1 +1 +1 +1 करते करते n पार्ट्स कर देता हूं। क्या फायदा होगा, मैं आपको एक लिख के बताता हूं तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। जैसे पहले ये इधर वाला जो भी होगा +1 मैंने कर दिया, और ऐसे ही हमारा आगे भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो उससे फायदा क्या हुआ, जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो n तो बट गया सब में, n सब में। तो अब n क्या, 1 1 1 1। तो अगर अब मैं इसको ऐड करूंगा तो आप देखो, ये जो टर्म है वो 16, ये दोनों ऐड हो गए तो 9n। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, तो 4n² + 3n²। अब आप इसका मतलब इसमें भी +1 करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 32 प्लस ये देखो सब 9n अपॉन यहाँ, अच्छा n² नहीं है, ये खाली n ही है ना, मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारा कितना हो गया, दिस प्लस 3n²। आगे देखो, फिर इनको ऐड करा तो 48, फिर इसका सम 9n 12n + 3n²। और ऐसे कितने टर्म थे जी हमारे पास n टर्म्स थे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये n टर्म्स हो गए। अब पैटर्न देख लेते हैं जी। अगर मैं इसका rth टर्म या जनरल टर्म को कहूं तो वो क्या आ रहा है, एक तो 16 का मल्टीपल ऊपर चल रहा है, तो इसको 16r प्लस ये कह देता हूं, और ये 4 का मल्टीपल चल रहा है तो 4rn बन गया प्लस 3n² बन गया, इसका सिग्मा हो गया। और r की वैल्यू कहां से शुरू है जी, 1 से लेके n तक शुरू है। देख के अब समझ में आ रहा है कि लिमिट इज अ सम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट यही है कि हम r जो है r/n को हम x से रिप्लेस कर देते हैं, r/n को हम x से रिप्लेस कर देते हैं, 1/n को
dx से रिप्लेस कर देते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, r बाय एन को हम x से रिप्लेस कर देते हैं, 1 बाय एन को हम dx से रिप्लेस कर देते हैं, समेशन जो है उसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, और जो भी लिमिट होगी करस्पॉन्डिंग वो लगा देंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैंने इसीलिए r बाय एन बनाने के लिए क्या करा, पहले तो n न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल लिया। तो अगर न्यूमरेटर में से n कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा, n कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में मुझे r बाय एन बनाना था तो मैंने n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, प्लस ये हो गया, और एक n स्क्वायर बाहर चले गया है तो ये 1 बाय एन बना लेगा। ये सिग्मा है हमारे पास, वही 1 से लेके n तक। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया, ये कितना हो गया, 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3, ये हो गया 1 बाय एन था ये, तो ये dx हो गया। और अब आप देखो r बाय एन को मैंने x से रिप्लेस करा, r की वैल्यू 1 डालोगे, n किसको अप्रोच करा, इन्फिनिटी को, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और n बाय एन कितना हो गया, 1। तो 0 से 1 इसको इंटीग्रेट करना है। और एक काम और कर देता हूँ यार, 4 है और यहाँ 16 दिखाई दे रहा है, लीनियर है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट और कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा हमारा, 4x प्लस 3, 12 था तो -3, इसका इंटीग्रेशन कर देता है 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया, आराम से इंटीग्रेशन हो ही गया, 4x 0 से 1 के अंदर, और ये कितना हो गया, -3 ln 4x प्लस 3 का मॉड, और एक इसका डिवाइड बाय 4 भी आना है 0 से 1, ठीक है। वैल्यू क्या हो गई जी, 1 डाल दूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 माइनस 3/4 ln, 1 डालूंगा तो ये कितना हो गया, 7, और 0 डालूंगा तो कितना हो गया, 3, सब्ट्रैक्शन में होंगे तो सीधा सीधा ln 7/3। कुछ लॉग में ऑप्शंस दे रखे थे, देख लेता हूँ जी। कोई ये दिख रहा है, 4 माइनस 3/4 ln 7/3, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, बच्चा वैसे भी सोच सकता है कि कहीं कोई और सीरीज, मतलब प्रोग्रेशन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है क्या, हाँ जी हो सकता है, बट ऐसे आपने क्वेश्चंस करे हुए होंगे। तो ऐसा करने से हमारा ये पेपर तो खत्म होता है, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस ये आपके सामने एनालिसिस है, लगभग अभी भी 2 गुने बच्चों ने ये गलत करा। मॉडरेट क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई ऐसे दिक्कत की बात थी नहीं। और अब इसके स्टेट्स, 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ इजी थे, 12 क्वेश्चन के आसपास, 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, और 2 क्वेश्चन जो है मॉडरेट थे। मैंने जो कैलकुलेशन करी थी डिफ़िकल्ट की या इजी की या मॉडरेट की, वो हमने किस बेसिस पे करी थी कि बच्चों की मार्क्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, जो क्वेश्चन है वो मार्क्स दे के जा रहा है, लेके जा रहा है, या कितनों का अनअटेम्प्टेड था, तो मार्क्स की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ये हमने कैलकुलेट करा। तो ओवरऑल डिफ़िकल्ट पेपर था। और देखिए ये यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है यहाँ से कि ये लगभग 5-6 नंबर के आसपास जो है, 6-7 नंबर के आसपास बच्चे, ज़्यादातर बच्चों का ये रहा, कितने सारे कैंडिडेट्स में। और जो बच्चे जिनको सीट अलॉटेड कैंडिडेट सीट अलॉट जो उनको हुई, उसमें भी देखो 20 से ज़्यादातर के नहीं आए हैं, ज़्यादा जो रेंज है वो 20 से कम नंबर वालों की है, जिनको रैंक अलॉट हो गई उन बच्चों में भी बात करें, ठीक है। और डाउनफॉल होता जा रहा है, मतलब 60 के बाद तो बहुत ही ख़त्म से हो गए हैं बच्चे, है ना, नंबर मार्क्स आ ही नहीं रहे। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी रही यहाँ पे। तो ऐसा करने से ये हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते थे। अगले पेपर के लिए कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए। आपके अपकमिंग जेई के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।